अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम लार्जेस्ट ऑनलाइन इंस्टीट्यूट फॉर योर एंटी टेस्ट प्रिपरेशंस। डियर स्टूडेंट्स, आपके साथ आज की वीडियो में मैं एनटीएस नेट का पैटर्न शेयर करूंगी कि एनटीएस नेट का जो सा टेस्ट होता है उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं और जो उनकी वेटेज होती है टेस्ट के अंदर वो कितनी होती है। सबसे पहले तो मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो के अंदर एनटीएस नेट का जो होता है इम्पोर्टेंस होती है। एनटीएस नेट सबसे पहले तो होता क्या है, वो ये होता है कि एनटीएस नेट एक पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट है जो कि एक टेस्ट कंडक्ट करवाता है जो इससे एसोसिएटेड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वो इसकी बेसिस पे आपको यूनिवर्सिटीज़ के अंदर थर्ड ईयर में एडमिशन देती हैं। एनटीएस नेट नेशनल टेस्टिंग सर्विस एक इंस्टीट्यूट है जो कि नेट का टेस्ट कंडक्ट करवाता है जिसका एक्रोनिम है नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट। इस टेस्ट की बेसिस पे आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये आप एक नेट दें, उसके अंदर मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर करें, अप टू 90% 90 तक मार्क्स आप इसके अंदर सिक्योर करें और आप लोग पाकिस्तान की अप टू 32 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जिसके अंदर अगर आप लोग टॉप रैंक बात करें तो उसके अंदर कॉमसेट्स और एयर जो हैं, और उसके अलावा फास्ट है। ये 3 यूनिवर्सिटीज़ जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स जिनकी डिज़ायर होती है या ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में जाने के लिए जो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके अंदर ये 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके अंदर आपका नेट एक्सेप्ट होता है। इससे पहले मैंने एक वीडियो शेयर की है जिसके अंदर आपको नेट की यूनिवर्सिटीज़ की जो लिस्ट है मैंने आपके साथ वो शेयर की है। तो आप लोगों को नेट देने का ये फ़ायदा होता है कि एक टेस्ट से आप लोग एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास चॉइस बन जाती है। तो अब आपके साथ मैं नेट का पैटर्न शेयर करूँगी। पैटर्न के अंदर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसकी कैटेगरीज़ की। नेट के अंदर जो कैटेगरीज़ होती हैं उसके अंदर एक इंजीनियरिंग कैटेगरी आती है जिसको नेट आईई कहते हैं। नेक्स्ट एक कैटेगरी है नेट आईएम जिसको मेडिकल की कैटेगरी कहते हैं। ये प्री मेडिकल ग्रुप के स्टूडेंट्स इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद आर्ट्स के ग्रुप की स्टूडेंट्स की जो कैटेगरी आती है जो कि जिसको नेट आई ए कहते हैं। फिर उसके बाद नेट आई सी एस आते हैं जो कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो इंटरमीडिएट पे जिन्होंने आईसीएस किया होता है उन स्टूडेंट्स के लिए। फिर उसके बाद नेट आईजीएस जनरल साइंस के स्टूडेंट्स के नेट नेट कैटेगरी आती है। और फिर आती है नेट आईकॉम। आईकॉम के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जिसके अंदर जिन्होंने कॉमर्स पढ़ी होती है सेकेंड ईयर में, उन स्टूडेंट्स के लिए ये कैटेगरी होती है। अब डियर स्टूडेंट, जब आपने नेट में अप्लाई करना होता है ना, तो आपने वही कैटेगरी सिलेक्ट करनी होती है जो आपके इंटरमीडिएट में सब्जेक्ट्स थे उसी की बेस पे। बेशक आपने जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी फेज़ है उसके अंदर आपने कंप्यूटर साइंस में जाना हो, इंजीनियरिंग फील्ड में जाना हो, लेकिन अप्लाई आपने अपने जो भी बैकग्राउंड है उसकी बेसिस पे ही करना है। अगर आप गलत कर देंगे तो फिर आपको उसी के अकॉर्डिंगली पेपर आएगा। अगर फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट प्री इंजीनियरिंग का और उसने आईसीएस की फील्ड में आईसीएस की कैटेगरी में अप्लाई कर दिया, तो उसको पेपर में भी फिर कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन आएंगे। फिर आपके सीधे सीधे क्वेश्चंस जो हैं उसकी बेसिस पे जो आपको आएंगे नहीं। फिर आपको कंप्यूटर साइंस के तो आप कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं फिर उसके ही आपको एमसीक्यूज आएंगे और कंप्यूटर के आपको एमसीक्यूज। ऑब्वियसली इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को कंप्यूटर साइंस का तो नहीं पता होता, केमिस्ट्री का पता होता है, तो फिर आप लोग उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे और आपके मार्क्स कट जाएंगे उसके अंदर। फिर आपका कोई वहाँ पे चेंज भी नहीं कर सकेगा। अप्लाई करते वक्त इस बात का खास ख्याल रखना होता है। अब इसके अंदर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देख लें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके टोटल 90 होते हैं, लेकिन पेपर आपका 100 मार्क्स का होता है। अब उसके अंदर जो आपके एनालिटिकल का पोर्शन होता है ना, उसके अंदर थोड़ी सी मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। उस तरीके से जो है आपका 90 का 100 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। क्वेश्चंस आपके 90 ही होते हैं। अब अगर इंजीनियरिंग कैटेगरी की बात करें तो इसके अंदर आपके 20 इंग्लिश के आते हैं, 20 एनालिटिकल के आते हैं, 20 क्वान्टिटेटिव के, 30 सब्जेक्ट के। टोटल आपके क्वेश्चन हुए 90। अब सब्जेक्ट क्या होता है ये भी मैं आपको बताती हूँ। अभी फिलहाल आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन देख लें। या इसी तरीके से मेडिकल के भी 20 इंग्लिश, 20 एनालिटिकल, 20 क्वांटिटेटिव, 30 सब्जेक्ट्स के। इसी तरीके से आर्ट्स का भी यही होगा, आईसीएस के स्टूडेंट्स का भी यही पेपर डिस्ट्रीब्यूशन होगी, जनरल साइंस के स्टूडेंट्स की भी होगी, आईकॉम के स्टूडेंट्स की भी यही पेपर डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अब ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट का पोर्शन क्या कहता है, ये जो सब्जेक्ट है इसका क्या मतलब है, यहाँ पे मैं आपके साथ डिफरेंट कैटेगरीज के पोर्शन को शेयर करूंगी। अब देखें, जो एनालिटिकल होगी जो आपकी होगी यहाँ पर
इंग्लिश, एनालिटिकल और क्वांटिटेटिव, ये आपकी सब कैटेगरीज में सेम होगी, आपके सब्जेक्ट्स डिफरेंट होंगे। वो जो 30 मार्क्स के सब्जेक्ट्स होंगे वो आपकी हर कैटेगरी के हिसाब से, आपके इंटरमीडिएट बैकग्राउंड के हिसाब से होंगे। फॉर एग्जांपल आपके एनटीएस नेट है आईई कैटेगरी, इंजीनियरिंग कैटेगरी। इंजीनियरिंग कैटेगरी के अंदर इंग्लिश के आपके 20 एमसीक्यूज आने हैं। 20 में से आपके 5 होंगे सेंटेंस कंप्लीशन के, तो 3 क्वेश्चन होंगे एनालॉजी के, और 4 क्वेश्चन होंगे एंटोनियम्स के, 5 आपके कॉम्प्रिहेंशन के होंगे और 3 आपके सिनोनिम्स होंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका ये 20 मार्क्स का पोर्शन ए कंप्लीट हो जाएगा। फिर बी पोर्शन के अंदर आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, 12 होते हैं आपके सिनेरियो बेस्ड और 8 होते हैं आपके स्टेटमेंट बेस्ड। इस तरीके से आपका एनालिटिकल का पोर्शन भी कवर हो जाता है। क्वांटिटेटिव के अंदर भी आपके 20 मार्क्स आते हैं, अरिथमेटिक से आपके होते हैं 13 एमसीक्यूज, अलजब्राज में आते हैं 4 एमसीक्यूज, ज्योमेट्री में आते हैं 3 एमसीक्यूज। इस तरीके से आपके यहाँ पर ये भी 20 मार्क्स पूरे हो जाते हैं, 20 क्वेश्चंस पूरे हो जाते हैं। फिर उसके बाद प्री इंजीनियरिंग ग्रुप के लिए जो सब्जेक्ट्स हैं, ये आपके वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपने प्री इंजीनियरिंग के अंदर अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग पढ़े होते हैं। लाइक अगर जो इंजीनियरिंग कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने फिजिक्स पढ़ी होती है, केमिस्ट्री पढ़ी होती है और मैथ्स पढ़ी होती है, तो इसके हिसाब से आपके पास फिजिक्स के एमसीक्यूज 10 आते हैं, 10 आपके केमिस्ट्री के एमसीक्यूज आते हैं और 10 आते हैं आपके मैथ्स के एमसीक्यूज। इसके हिसाब से 90 आपके टोटल क्वेश्चंस पूरे हो जाते हैं और जो आपकी टोटल कैटेगरी होती है, जो मार्क्स होते हैं वो आपके बन जाते हैं 100। ठीक है, उसके बाद अगर मेडिकल की बात करें तो उसके अंदर भी सेंटेंस कंप्लीशन 5, एनालॉजी 3, एंटोनियम 4, कॉम्प्रिहेंशन 5, सिनोनिम 3। इसी तरीके से यहाँ पर आपकी एनालिटिकल का भी वही सेम है, क्वांटिटेटिव का भी वही सेम है, और जब डिफरेंस आएगा वो ये है कि आपके जो प्री मेडिकल का ग्रुप है, प्री मेडिकल के ग्रुप के अंदर आपके 8 मार्क्स फिजिक्स के, 8 मार्क्स केमिस्ट्री के, 14 बायो के। इसके अंदर आपका सब्जेक्ट अब बस जो है वो चेंज हो जाएगा प्री इंजीनियरिंग से आपका बायोलॉजी की तरफ। बायोलॉजी के लिए आपके 14 मार्क्स आएंगे, वो 14 एमसीक्यूज आएंगे और बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री से आपसे 8 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। इस तरीके से आपका बायोलॉजी ग्रुप का भी 100 मार्क्स का पेपर कंप्लीट हो जाता है। अब अगर आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स का भी टोटल इसी तरीके से होता है। इसके अंदर भी इंग्लिश के आपके साथ वही सारे कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद आपके पास एनालिटिकल भी वही होता है, क्वांटिटेटिव के अंदर भी वही सेम जो मैंने आपको पहले बताया। आप देख सकते हैं, आप कंपेयर भी कर सकते हैं। जो डिफरेंस आता है वो ये आता है कि आपका जो आर्ट्स का ग्रुप है, जो आपका यहाँ पर इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स होते हैं, इस्लामियात और एथिक्स होती है, इस्लामियात या एथिक्स होती है, इस्लामियात फॉर मुस्लिम और एथिक्स फॉर नॉन मुस्लिम, पाकिस्तान स्टडीज़ होती है और जनरल नॉलेज होती है। इसके 10 एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं और इस तरीके से आपका आर्ट्स ग्रुप का भी 100 मार्क्स का पेपर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अगर आईसीएस ग्रुप की बात करें तो आईसीएस के अंदर भी आपके 20 मार्क्स आपके इंग्लिश के हो गए, 20 एनालिटिकल के हो गए, 20 क्वांटिटेटिव के हो गए। बाकी आपसे कंप्यूटर साइंस में पूछे जाएंगे, उसके अंदर फिजिक्स के आपके 10 मार्क्स 10 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। जो आपके कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर के अंदर जो आपसे पूछे जाएंगे वो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के लिए आपसे 4 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। प्रोग्रामिंग स्किल्स के हवाले से आपसे 3 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। फंडामेंटल ऑफ डेटाबेस के हवाले से आपसे 3 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। इसी तरीके से 10 मार्क्स जो हैं आपके मैथ से भी पूछे जाएंगे। देखें, आपसे कंप्यूटर से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो टोटल 4 + 6 10 आपसे एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं कंप्यूटर के, 10 आपसे मैथ्स के और 10 फिजिक्स के। इस तरीके से आपका आईसीएस का भी 100 मार्क्स का पेपर कंप्लीट हुआ। उसके बाद जनरल साइंस की बात करें तो उसके अंदर भी सेम एज इट इज़, इंग्लिश, एनालिटिकल, क्वांटिटेटिव, ये सेम है। बाकी जो आपके एजुकेशन इन जनरल साइंस ग्रुप है वो उसके अंदर 10 एमसीक्यूज आपसे मैथ्स के पूछे जाएंगे, 10 आपसे स्टैट्स के पूछे जाएंगे, 10 आपके इकोनॉमिक्स से पूछे जाएंगे। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी आ सकते हैं जो मैंने आपके साथ आईसीएस का शेयर किया है। यहाँ पे मैंने कंप्यूटर साइंस ग्रुप शेयर किया है ना। आपके पास जब आप अप्लाई करते हो, जब आप कंप्यूटर साइंस के अंदर अप्लाई करते हो तो फिर आपके पास मजीद कैटेगरीज भी आती हैं, क्योंकि आईसीएस के डिफरेंट कम्बिनेशन होते हैं। फिजिक्स के साथ भी होता है, स्टैट्स के साथ भी होता है और कॉमर्स के साथ भी होता है। तो आपका जो भी सब्जेक्ट होगा ना, यहाँ पर फिजिक्स की जगह पे कुछ स्टूडेंट्स स्टैट्स रख लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स कॉमर्स रख लेते हैं, ई-कॉमर्स रख लेते हैं, इकोनॉमिक्स रख लेते हैं। तो उसके हिसाब से आप इसको वहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग आईसीएस इकोनॉमिक्स के हैं तो आप यहाँ पे अपना इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट, आपके इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट से 10 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। अगर आप फिजिक्स के हैं, आपसे फिजिक्स के 10 एमसीक्यूज पूछेंगे। शर्त ये है कि आपने अप्लाई करते वक्त अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरी सिलेक्ट की हो, सही से कैटेगरी सिलेक्ट की हो।
मैंने इसलिए आपको तमाम कैटेगरीज शो की हैं, आर्ट्स की भी शो की हैं, कंप्यूटर साइंस की भी शो की हैं, मेडिकल की भी शो की हैं, इंजीनियरिंग की भी शो की हैं। जब आप लोग अप्लाई करने लगे तो आप लोग लाजमी इस बात का ख्याल रखें कि आप लोग जिस बैकग्राउंड से हैं, आपका इंटरमीडिएट में जो भी बैकग्राउंड है, आप उसी को सिलेक्ट करें, ताकि आप लोगों को बाद में पेपर में कोई इशू ना हो, क्योंकि अगर पेपर में आपका वो सिलेक्टेड इशू आ गया ना, फिर उसके बाद आप लोगों का वो चेंज नहीं हो सकेगा, आपको वही अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद जब जनरल साइंस के भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया, बात आती है कॉमर्स की। कॉमर्स का भी वही सेम है, इंग्लिश का, एनालिटिकल का और क्वांटिटेटिव का। अब जो बाकी बचा वो है एजुकेशन इन कॉमर्स। कॉमर्स के अंदर आपका जो सब्जेक्ट होता है अकाउंटिंग, उसके 10 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, कॉमर्स के 10 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और इकोनॉमिक्स के। इस तरीके से इसके भी 90 एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे और 100 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था एनटीएस नेट का सारा पेपर पैटर्न और तमाम कैटेगरीज जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी हैं। अब आप लोगों ने अप्लाई करते वक्त हमेशा ध्यान रखना होता है कि एक तो आपने कैटेगरी सही से सिलेक्ट की हो, और बाकी आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि आपका जो भी बैकग्राउंड है, आपने उसी बैकग्राउंड के लिहाज से आगे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। उसके अगर टेस्ट देना आपने अपने इंटरमीडिएट की बेसिस पे होता है। अप्लाई बाद में आप कंप्यूटर साइंस में भी कर सकते हैं, इंजीनियरिंग में भी कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे ये एक शर्त होती है कि इंजीनियरिंग के जो आईसीएस के स्टूडेंट्स होते हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं, वो इंजीनियरिंग फील्ड में अप्लाई नहीं कर सकते एडिशनल मैथ्स के बगैर। बाकी आईसीएस के स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के अंदर अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यू पॉलिसी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है कि हमारा फॉल 2026 एडमिशन्स के लिए हमारा बैच जो है स्टार्ट होने जा रहा है जुलाई के लास्ट से। हमारी प्रिपरेशन इंडक्शन स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसकी रजिस्ट्रेशन डेडलाइन जो है 20 जुलाई है। 20 जुलाई तक आप लोग हमारे बैच के अंदर खुद को इनरोल करवा सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट और गोल्डन चांस है कि आप लोग अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। पहले पहले जो टेस्ट हैं उन्हीं के अंदर आप लोग अपेयर हो के उनके अंदर मैक्सिमम स्कोर करके पहले सेफ होके बैठ जाएं, ताकि आप लोगों को बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर दौरान में ज़्यादा मुश्किल परेशानी पेश ना आए। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, एनईटी 1 जो है वो आपका दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा, आपका ई कैट जो है वो मार्च में कंडक्ट हो जाएगा। तो आपके लिए बेहतर यही है कि आप लोग स्टार्टिंग के जो टेस्ट हैं उनको दे दें। एनईटी 1 और एनईटी 2 के जो चांसेस हैं उसके अंदर अपेयर हो के आप लोग 150 प्लस तक स्कोर कर लें। ई कैट 1 आप 150 प्लस भी जा सकते हैं, 160 प्लस भी जा सकते हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट 150 प्लस भी जा चुके हैं, 160 इवन 170 प्लस भी जा चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद आप लोगों का जो ई कैट 1 होता है वो ई कैट 2 की निस्बत आसान होता है। ई कैट 1 में बहुत अच्छे से मार्क्स आ जाते हैं। आप लोग उसके लिए भी पहले से प्रिपेयर हो जाएं और पहला ई कैट दे के उसके अंदर ही मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर लें, क्योंकि ई कैट 2, एनईटी 3, 4, उसके अलावा फास्ट, जीकी, इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट हैं, ये होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के बाद। ठीक है। तो जो बोर्ड एग्जाम से पहले होते हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी का भी टेस्ट हो जाता है, ई कैट 1 भी हो जाता है, और जो आपके एनईटी 1 और 2 हैं ये भी कंडक्ट हो चुके होते हैं। तो आपको ये चाहिए कि आप लोग ये स्टार्टिंग वाले टेस्ट दे लें और मैक्सिमम चांस आप लोग अभी से सिक्योर कर लें अपना, क्योंकि इसके बाद बोर्ड एग्जाम का बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। बोर्ड एग्जाम्स की वजह से बहुत ज़्यादा मसरूफियत हो जाती है, स्टूडेंट्स फिर उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं, इतना ज़्यादा प्रेशर। आप लोगों ने ऐसा फेस फर्स्ट टाइम देखना है, तो आप लोगों के लिए करना फिर सब कुछ मैनेज मुश्किल हो जाता है। फिर बाद में अल्टीमेटली स्टूडेंट्स या तो अपनी डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाते हैं, डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी में चले जाएँ तो फिर उनको डिग्री पे कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। मोस्टली स्टूडेंट्स कंप्यूटिंग कैटेगरीज़ में, कंप्यूटिंग फील्ड्स में जाना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो होती है मार्क्स होते हैं उसकी वजह से वो रह जाते हैं। फिर उसकी वजह से जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इसके बारे में एम्बिशियस होते हैं, कंप्यूटिंग फील्ड्स के बारे में, वो फिर गैप ईयर की तरफ चले जाते हैं, जो कि बहुत बहुत गलत बात है। गैप ईयर की तरफ नहीं जाना चाहिए। और फिर सेकेंडली ये होता है कि फिर अगर आप लोग डिग्री चेंज कर लो तो फिर आप लोग सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हो। या फिर थर्ड ऑप्शन ये हो जाती है कि स्टूडेंट्स किसी एफिलिएटेड कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लेते हैं, ले तो कंप्यूटर साइंस में लेते हैं लेकिन एफिलिएटेड कॉलेजेस में। डियर स्टूडेंट्स, बात होती है अच्छी यूनिवर्सिटी में अच्छी डिग्री लेना। ये बात अगर आप लोग किसी एफिलिएटेड कॉलेज के अंदर अपनी कंप्यूटर साइंस की डिग्री ले रहे हैं ना, तो उधर आप वहाँ की इस्लामियात की डिग्री ले लें, वो ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आप कंप्यूटिंग फील्ड के अंदर कंप्यूटर की डिग्री ले लें। क्योंकि एफिलिएटेड कॉलेज के अंदर उस तरह से फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती हैं जिस तरीके से यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होती हैं, और फिर आप लोगों को वो इन्वायरमेंट नहीं मिलता जो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को मिलता है। तो फिर एज़ कम्पेयर टू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट आपका जो लेवल होता है वो कंप्यूटर साइंस के अंदर, जो आपको पता है कंप्यूटर साइंस का कितना स्कोप है,
कितनी उसकी डिमांड है, हाईली डिमांडेड ये प्रोफेशन बन चुका है, हाईली डिमांडेड ये डिग्री बन चुकी है। तो अगर आप लोगों का इसके अंदर कंपटीशन ही नहीं होगा, आपके अंदर स्किल्स ही डेवलप नहीं हुई होंगी, आप लोग फ्लोरिश ही नहीं हुए होंगे, तो फिर आपकी कंप्यूटर साइंस की इतनी बड़ी डिग्री लेने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर ऐसे स्टूडेंट्स बाद में जॉब्स की वजह से परेशान रहते हैं। तो बेहतर ये है कि अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेके खुद को फ्लोरिश करें, खुद के अंदर स्किल्स को डेवलप करें, तो आप लोगों के लिए ये बेहतर होता है। तो अगर आप लोग इस तरह टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं, तो आप लोग पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर लें। बाद में आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा स्टडी का प्रेशर होगा, आपके पास आपके कॉलेजेस की तरफ से प्री बोर्ड स्टैंडअप्स वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे, आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशंस भी करनी होंगी, फिर कुछ स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने अकेडमीज भी ज्वाइन की होंगी, उनके टेस्ट सेशंस भी होंगे, फिर इन सब चीज़ों को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी स्टार्ट है, काम बहुत हल्का हल्का होगा, फिर आप लोगों ने सिर्फ सब कुछ जो जो साथ साथ पढ़ना है वही आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। तो आप लोग अभी से अपने एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे आपकी, ऑब्वियसली जब आप लोगों ने एक तरह से कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, कॉन्सेप्ट आता होगा तो आप बोर्ड का पेपर भी दे के आ सकते हैं। इतने मैच्योर तो आप लोग अब हो चुके होते हैं सेकंड ईयर में आके। तो आप लोग क्या करें, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करें। अगर आप लोग एंट्री टेस्ट को प्रिपेयर करें, ऑटोमेटिकली आपकी सेकंड ईयर की भी प्रिपरेशन हो जाएंगी। तो आप लोग अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, खुद को पहले चांसेस में सिक्योर कर लें। और अगर आप लोग करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट जो है वो 20 जुलाई है। हमारे पास लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल हैं। हमारे पास जो जूम क्लासेस होती हैं उसके अंदर सीट्स बहुत लिमिटेड होती हैं। अगर ये फुल होगी तो फिर आप लोगों को बैच के अंदर इनरोल नहीं किया जाएगा। तो अगर आप लोग बैच के अंदर इनरोल होना चाहते हैं तो 20 जुलाई तक लास्ट डेट है रजिस्टर करवाने की। अगर रजिस्ट्रेशन डेडलाइन है 20 जुलाई तक, ये डेट आप लोग याद कर लें। 20 जुलाई तक आप लोग लाजमी खुद को रजिस्टर करवा लें। और अगर आप लोग बैच की डिटेल्स लेना चाहते हैं, इसके बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर 0304066660 पे कांटेक्ट करके आप हमारे बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। उम्मीद है मेरी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी आकर आप हमें इनबॉक्स करके कुछ भी आपने पूछना है तो पूछ सकते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि किसी भी तरह की यूनिवर्सिटी की अपडेट, स्कॉलरशिप, किसी भी तरह की तरह की अपडेट हो आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल से मिलती रहेगी। इसके अलावा आप लोग हमारा व्हाट्सएप चैनल भी लाजमी तौर पर उसको भी फॉलो कर लें, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम अपडेट्स जो अपने व्हाट्सएप चैनल के अंदर भी डालते हैं और यूट्यूब चैनल के अंदर भी डालते हैं। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग यूट्यूब चैनल को और व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप लोगों को जो न्यू आने वाली अपडेट्स हैं वो वक्त टाइमली मिलती रहेंगी। दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।